जरा सोचिए एक ऐसे भविष्य के बारे में जहां सिर्फ एक जंग भारत को दशकों के सबसे बड़े संकट में धकेल देती है। आज हम एक ऐसे ही काल्पनिक पर बहुत ही गंभीर सिनेरियो की बात करने वाले हैं। साल है 2026 और अमेरिका ईरान के बीच छिड़ गया है युद्ध। और ये युद्ध भारत को एक ऐसी परीक्षा में डाल देता है जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी। और ये सब कुछ शुरू होता है 1 तारीख से 28 फरवरी 2026। ये वो दिन है जब मिडल ईस्ट का तनाव एक फुल ब्लोन क्राइसिस में बदल गया और भारत ठीक इसके बीचों बीच आ खड़ा हुआ। चीजें इतनी तेजी से बदलीं कि यकीन करना मुश्किल है। 28 फरवरी को हमले शुरू होते हैं। ठीक 2 दिन बाद 1 मार्च को ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर देता है और 5 मार्च आते आते अमेरिका को हालात की गंभीरता समझ आती है और उसे एक टेम्पररी ऑयल वेवर जारी करना पड़ता है। मतलब सिर्फ 1 हफ्ते में पूरी दुनिया बदल गई। तो चलिए अब इस मामले की तह में जाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये संकट भारत के लिए इतना बड़ा है क्यों और इसकी जड़ें कहाँ हैं। ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है यही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये भारत की एनर्जी की लाइफलाइन है। सोचिए, हमारी 80% से ज्यादा गैस और 60% कच्चा तेल सब इसी एक पतले से रास्ते से आता है। तो जब ईरान ने इसे बंद किया तो उसने सीधा सीधा भारत की एनर्जी सप्लाई की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अब ये जो जियोपॉलिटिकल घटना थी, ये सिर्फ अखबारों की हेडलाइन बनकर नहीं रह गई। इसका असर सीधा भारत के घरों पर, हमारे बिजनेस पर महसूस किया गया। चलिए देखते हैं कैसे। इसका असर तुरंत और बहुत जबरदस्त था। कच्चे तेल के दाम जो लड़ाई से पहले करीब $90 प्रति बैरल थे, रातों रात $120 के पार चले गए। और एविएशन इंडस्ट्री के लिए तो हालात और भी बुरे थे। जेट फ्यूल की कीमतें लगभग डबल होकर 150 से $200 प्रति बैरल पहुंच गईं। ये भारतीय इकोनॉमी पर एक सीधा हमला था और कुछ नहीं। और ये सिर्फ बड़े बड़े आंकड़ों की बात नहीं थी, ये संकट आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाल रहा था। बेंगलोर में हालत ये थी कि 10 में से 9 होटलों को गैस की सप्लाई ही नहीं मिली। मुंबई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के लिए लोगों को 2 से 8 दिन का इंतजार करना पड़ रहा था। ये एक नेशनल क्राइसिस था जिसे हर कोई महसूस कर रहा था। एनर्जी और इकोनॉमी से हटकर देखें तो एक और बहुत बड़ा मानवीय संकट सिर पर खड़ा था। और ये कहानी थी उन लाखों भारतीयों की जो इस जंग के बीचों बीच फंस गए थे। ये नंबर देखिए, 91 लाख। इतने भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में रहते हैं, काम करते हैं। ये सिर्फ वर्कर्स नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ा समुदाय है जो अचानक से खुद को एक वॉर जोन में पाता है। अब इस नंबर को और अच्छे से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि खाड़ी में भारतीयों की आबादी दूसरे सबसे बड़े प्रवासी समुदाय यानी पाकिस्तानियों से लगभग डबल है। इसका मतलब साफ है, अगर इन्हें वहां से निकालने की नौबत आई तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, किसी भी दूसरे देश के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी। और देखिए, बात सिर्फ लोगों की सेफ्टी की नहीं है, बात उनकी रोज रोटी की भी है और भारत में बैठे उनके परिवारों की भी। भारत को जो हर साल $130 बिलियन रेमिटेंस के तौर पर मिलता है, उसका करीब 40% हिस्सा इन्हीं खाड़ी देशों से आता है। ये पैसा लाखों भारतीय परिवारों का सबसे बड़ा सहारा है। तो इस मल्टी लेवल क्राइसिस के सामने भारत सिर्फ चुपचाप बैठा नहीं था। सरकार ने हालात को काबू में करने और नुकसान को कम से कम करने के लिए तेजी से कदम उठाए। सबसे पहला कदम था नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर लागू करना। ये एक तरह की इमरजेंसी राशनिंग स्कीम थी। इसमें 4 लेवल पर प्रायोरिटी सेट की गई। सबसे ऊपर रखा गया घरों को, ट्रांसपोर्ट को और एलपीजी प्रोडक्शन को, जबकि इंडस्ट्रीज और फर्टिलाइजर प्लांट्स की सप्लाई में कटौती की गई। ये एक मुश्किल फैसला था, पर बहुत जरूरी था। इसके साथ साथ भारत ने अपने मिलिट्री पावर का भी इस्तेमाल किया। ऑपरेशन संकल्प को दोबारा एक्टिवेट कर दिया गया। मकसद बिल्कुल साफ था, अरब सागर में भारतीय जहाज़ों को सुरक्षा देना ताकि एनर्जी सप्लाई किसी भी कीमत पर चलती रहे। और फिर मिली एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत। पर्दे के पीछे बहुत बातचीत चली और आखिर में भारत ईरान को इस बात के लिए मना पाया कि वो हमारे 2 एलएनजी टैंकर्स शिवालिक और नंदा देवी को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से सेफली निकलने दें। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इससे ये भी पता चला कि इतने बड़े संकट के बीच भी भारत के डिप्लोमेटिक चैनल्स काम कर रहे थे। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये सब भारत को कहां ले जाकर खड़ा करता है? देखिए, इस संकट ने भारत की कमजोरियों को तो उजागर किया ही है, साथ ही उसे एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में भी डाल दिया है। और भारत की ये जो कमजोरी है, ये तब और साफ हो जाती है जब हम इसकी तुलना चीन से करते हैं।
भारत के उलट चीन ने अपनी एनर्जी सप्लाई को काफी डाइवर्सिफाई कर लिया है। वो रूस, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका सब जगह से तेल गैस मंगाता है। इसकी वजह से चीन पर ऐसे किसी संकट का असर कम होता है। पर भारत के लिए मिडल ईस्ट में शांति और स्थिरता एक तरह से जिंदगी और मौत का सवाल है। ये जो मैट्रिक्स है, ये हमारे सामने मौजूद चुनौतियों की पूरी तस्वीर पेश करता है। एक तरफ एनर्जी की कमी और प्रवासी संकट जैसे शॉर्ट टर्म रिस्क हैं, तो दूसरी तरफ डिप्लोमैटिक बैलेंस बनाने का चैलेंज और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्लोडाउन का खतरा भी है। मतलब हर एक सेक्टर में ऐसे नतीजे हैं जो आने वाले कई सालों तक भारत के भविष्य को तय करेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत इस तूफान में टिका रह सकता है? क्या वो एक तरफ अमेरिका के साथ अपनी पार्टनरशिप, दूसरी तरफ खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्ते और विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा, इन सब के बीच एक बैलेंस बना सकता है? यही उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी का असली टेस्ट है। तो आखिर में सारी बात इसी पर आके रुकती है। भारत एक बहुत पतली रस्सी पर चल रहा है और आने वाले कुछ हफ्ते और महीने सिर्फ 2026 के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कई सालों के लिए भारत का आर्थिक और स्ट्रेटेजिक रास्ता तय करेंगे।